Hello students, Biosavers are back again with yet another chapter in the class 8th book, that is direct and indirect proportion. We are regularly updating all the chapters in the class 8th book, so please subscribe to our channel for the regular updates. Now, without wasting much time, let's get started. So the name of the chapter is direct and indirect proportion. So the word proportion means is made up of two words, pro and portion. Portion means a part. So when two quantities or rather than one quantity is mentioned, is expressed in the form of fraction, that for example suppose I have 5 slices of pizza, मैंने उसमें से 3 खा लिए, this 3 I ate. So 3 is the part out of this 6. So this is the proportion कि मैंने 3 पार्ट खा लिया 6 पार्ट में से. तो जब दो क्वांटिटीज को या कोई पार्ट को हम एक्सप्रेस करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, सो दैट इज नोन एज प्रपोर्शन. नाउ दे आर ऑफ टू काइंड्स, डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन. सो डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है? तो two quantities are said to be in direct proportion if they increase or decrease in the same ratio. So let's see this with an example. For suppose कि एक कार है, उसमें हम दो फैक्टर्स लेते हैं, एक पेट्रोल एंड सेकेंड इज डिस्टेंस. तो फॉर सपोज 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कार में पेट्रोल चाहिए 1 लीटर. देन 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कार में चाहिए पेट्रोल 2 लीटर. देन 15 ट्रैवल करने के लिए चाहिए 3 लीटर एंड देन 20 करने के लिए चाहिए 4 लीटर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे पेट्रोल भी ज़्यादा चाहिए. तो यहाँ पे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों क्वांटिटीज बढ़ रही है. तो फॉर सपोज हम पेट्रोल को ले लेते हैं x और डिस्टेंस को लेते हैं y. तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है? बोथ द क्वांटिटीज आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ना इसमें सेम रेशियो क्यों बोला है? तो हम देखते हैं कि जब हम इन सबका रेशियो लेंगे, फॉर यहाँ पे रेशियो किसका होगा? x अपॉन वाई का रेशियो क्या होगा? 1/5. सेकेंड में क्या होगा? 2/10. तो 2/10 विल इवेंचुअली बी 1/5. देन 3/15 will also be equals to 1/5 and then 4/20 that will also be equals to 1/5. तो यहाँ पे जो भी सारे रेशियो है they all are same. So, अब हम फिर से पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है. टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम रेशियो. नाउ यू गॉट माई पॉइंट कि जब दो क्वांटिटीज जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो या तो दोनों बढ़ेगी साथ में या तो दोनों साथ में डिक्रीज होगी, तो तब हम बोलेंगे कि प्रपोर्शन इज डायरेक्ट. अब जब हम ये दो प्रपोर्शन को कंपेयर करेंगे तो दीज ऑल आर सेम. सो अगर मैं इसको फर्स्ट केस ले लूँ, इसको सेकेंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ, तो यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा. तो ये सारे प्रपोर्शंस कैसे हैं? सेम है. तो x1/y1 लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू x2/y2 लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू x3/y3 विच इज इक्वल्स टू x4/y4. ओके, सो यहाँ पे ये सारे क्या, x/y का रेशियो कैसा है? कांस्टेंट है. सो x/y इज इक्वल्स टू k. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड हियर k इज व्हाट इट इज? कांस्टेंट. So with the help of this equation we will solve all the examples, all the sums of direct proportion. इसमें क्या होगा? कोई भी जैसे x अपॉन यहाँ तक पूछा है तो इसमें कोई भी 3 क्वांटिटी दी होगी, एक हमें निकालनी होगी. वी विल सी विद द इलस्ट्रेशन एंड ऑल्सो इन द एक्सरसाइज. सो टिल नाउ आई होप इट इज क्लियर विद द डायरेक्ट प्रपोर्शन. लेट्स सी विथ एन एग्जाम्पल. So example 1 of your textbook on the page number 204 and 205 says that the cost of 5 meters of a particular quality of cloth is rupees 210 rupees. So tabulate the cost of 2, 4, 10 and 13 meters of cloth of the same type.
सो यहाँ क्या बोला है कि एक 5 मीटर के क्लोथ का कितने रुपीस है, 210 रुपीस का है। तो अब हमें निकालना है कि 2 रुपीस का 2 मीटर क्लोथ कितने का होगा, 4 मीटर क्लोथ कितने का होगा, 10 मीटर क्लोथ कितने का होगा एंड 13 मीटर क्लोथ कितने रुपीस का होगा। तो सबसे पहली बात, टू सॉल्व द वेरियस केसेस लेट्स मेक अ टेबल ऑफ इट। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे कि लेंथ ऑफ द क्लोथ एंड कॉस्ट, तो लेंथ को हम एक पैरामीटर को x ले लेंगे, एक को y ले लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ और कॉस्ट हो गया। नाउ फर्स्ट सबसे छोटा क्या है, 2, जिसकी हमें क्वांटिटी, जिसकी हमें कॉस्ट नहीं पता। देन है 4, देन है 5 की हमें कॉस्ट पता है 210, देन 10 एंड देन 13। ओके, अब हमें इन सब की कॉस्ट निकालनी है। तो सपोज ये दिया हुआ है तो ये x1 y1 हो गया। सो दिस विल बी x2 y2, दिस विल बी x3 y3, दिस विल बी x4 y4 एंड दिस विल बी x5 y5। अब हमें y2 y3 y4 y5 निकालना है। एज इट इज यहाँ पे लेंथ भी बढ़ रही है एंड कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। नाउ डायरेक्ट प्रपोर्शन में रेशियोज कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो हम लिख सकते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। सो यहाँ पे x1 क्या है, x1 इज 5, y1 क्या है 210 रुपीज, x2 क्या है 2, तो y2 हमें निकालना है। सो लेट्स फाइंड आउट। तो x1 की जगह पे 5, y1 की जगह पे 210, x2 की जगह पे 2 एंड y2 वी नीड टू फाइंड। नाउ वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस numbers. So y2 is equals to 5y2 is equals to 2 multiply by 210. नाउ y2 की वैल्यू निकालनी है। सो 5 को इस साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में। सो 2 इंटू 210 अपॉन 5। सो y2 की वैल्यू क्या आएगी, y2 विल बी 84 रुपीज। सो जब 2 मीटर का क्लोथ लेने जाएंगे सेम क्वालिटी का, सो वी विल need to spend 84 rupees on that. Similarly हम x3 y3 भी निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। यहाँ पे हमें y3 फाइंड करना है। सो डायरेक्टली इफ आई राइट, so that will be 5y3 is equals to 4 into 210, क्योंकि यहाँ पे x3 क्या है 4 है। so y3 क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, 4 इंटू 210 अपॉन 5। सो y3 कितना हो जाएगा 168 रुपीज। Now I think it is clear. So you can solve for y4 and y5 by yourself. Now let me give you the equation. y4 की इक्वेशन क्या होगी, x4 इंटू y1 अपॉन x1 एंड y5 की इक्वेशन क्या होगी, x5 इंटू y1 अपॉन x1। इसका जो भी आंसर आए कैलकुलेट एंड कमेंट डाउन बिलो टू लेट मी नो दैट यू आर क्लियर विद द डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज इनवर्स प्रपोर्शन। अभी हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन देखा था, इनवर्स प्रपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। सो इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, इट अकर्स व्हेन वन वैल्यू इंक्रीजेस एंड द अदर डिक्रीजेस। यहाँ पे डायरेक्ट का उल्टा होता है, वहां पे यहाँ तो दोनों साथ में बढ़ती है, यहाँ तो दोनों साथ में घटती है। बट यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्ट में एक बढ़ रही है तो एक घट रही है, एक घट रही है तो एक बढ़ रही है। तो दे बोथ गो इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम ले कि जाहिदा एक लड़की है, वो अपने स्कूल 4 डिफरेंट वेज में जा सकती है। कैसे कैसे, बाय वॉकिंग, बाय रनिंग, बाय साइकिलिंग एंड बाय कार। तो जाहिदा अपने स्कूल तक कैसे जा सकती है, 4 डिफरेंट वेज में जा सकती है। ओके, ये 4 वेज से। अब उसकी स्पीड एक पैरामीटर है और एक उसका टाइम।
speed will be kilometer per hour and time will be maybe minutes or hour. तो स्पीड, उसके टाइम कितना लगेगा, वॉकिंग में उसको 30 मिनट्स लग रहे हैं, तो उसकी स्पीड फॉर सपोज होगी 3 किलोमीटर पर आवर. अब अगर रनिंग करके जाएगी तो उसे थोड़ा कम टाइम लगेगा ऑब्वियसली, एंड तो उसका टाइम हो जाएगा 15. और रनिंग भाग के जा रही है तो स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर. अब साइकिलिंग है तो साइकिलिंग तो और भी फास्ट होगा, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर. अब ज़्यादा फास्ट जा रही है तो टाइम भी कम कंज्यूम होगा, तो दैट विल बी फॉर सपोज 10. एंड कार से जा रही है फिर तो और ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, तो दैट विल बी 45. तो फिर उसे टाइम तो और भी कम लगेगा, फॉर सपोज 2 मिनट्स ही सिर्फ उसे लग रहे हैं. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम कम जा रहा है. यू कैन सी कि एक पैरामीटर बढ़ रहा है और एक पैरामीटर कम हो रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है. ओके, फॉर सपोज दिस इज x and this is y. Here x1 upon x2 is not equal, but जब हम x multiply by y करते हैं तो उनका रेशियो सेम आएगा. फॉर सपोज 3 multiply by 30 करेंगे तो 90 आएगा, x multiply by 15 करेंगे तो 90 आएगा, 9 multiply by 10 करेंगे तो 90 आएगा, एंड 45 multiply by 2 करेंगे तो 90 आएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई का जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है. तो क्या हो जाएगा, x into y is equals to k, where k is the constant. So this equation represents the inverse proportion. वहाँ क्या हो रहा था, फ्रैक्शन बता रहा था, x अपॉन y बता रहा था इज इक्वल्स टू के. यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय y इज डिनोटिंग द इनवर्स प्रपोर्शन. नाउ लेट्स इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, विच इज गिवन ऑन द पेज नंबर 212. 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. So how long will it take if only 5 pipes of the same type are used? अब यहाँ क्या बोला है कि एक टैंक है, उसको भरने के लिए 6 पाइप्स है, 6 पाइप्स है. अब 6 पाइप्स है तो उसको भरने में, फुल भरने में कितना टाइम लग रहा है, 1 hour and 20 minutes. तो अब अगर एक पाइप को हम निकाल देते हैं तो कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली एक पाइप निकल जाएगा तो टाइम विल बी मोर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पाइप्स एक पैरामीटर हो गया है एंड टाइम इज सेकेंड पैरामीटर. तो नंबर ऑफ पाइप को अगर हम x ले ले और टाइम को y ले ले, तो यहाँ पे पहले कितना 6 था तो कितना लग रहा था 1 hour and 20 minutes. मतलब टोटल कितने मिनट्स लग रही थी, यहाँ पे 60 प्लस 20 तो 80 मिनट्स टोटल लग रहे थे. अब वो कितने पाइप्स हो गए, 5 पाइप्स हो गए, तो कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ पाइप्स कम हो गए हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाइप्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन इनडायरेक्ट प्रपोर्शन. सो हम यहाँ पे क्या लेंगे इक्वेशन, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई वाला रेशियो सेम होता है, x1 इज इक्वल्स y1 इज इक्वल्स टू x2 y2. यहाँ पे x1 क्या है 6 है, y1 क्या है 80 है, x2 क्या है 5 है, एंड y2 वी नीड टू फाइंड. सो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा y2. सो y2 विल बी 96. if 5 को इससे कट करेंगे it will be 16. so y 16 6 will be 96. so जब 5 पाइप्स होंगे तो 96 मिनट्स लगेंगे, यहाँ पे 80 मिनट्स लग रहे थे, यहाँ पे 96 मिनट्स लगेंगे, मतलब 16 मिनट ज़्यादा लगेंगे. सो ऑब्वियसली पाइप कम हो रहे हैं तो टाइम ज़्यादा जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है एंड नंबर ऑफ पाइप्स कम हो रहे हैं.
बट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है. सो इन दैट केस वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन थॉरली, एज इन हियर इफ द नंबर ऑफ पाइप्स आर डिक्रीजिंग सो ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम. मोर टाइम मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी घट रही है. सो दिस इज द केस ऑफ इनडायरेक्ट. वहां पे दोनों चीज बढ़ रही थी, तो दैट विल बी द केस ऑफ डायरेक्ट. So this way we can identify it if it is a direct proportion or if it is a indirect proportion. So now let's get back to the 13.1 exercise. So the question first says, following are the car parking charges near a railway station. So these are the charges कि 4 आवर्स पार की है तो 60 रुपीज़ लगेंगे, 8 आवर्स पार किए तो 100 रुपीज़ लगेंगे, 12 आवर्स पार किए तो 140 रुपीज़ लगेंगे एंड 24 आवर्स पार किए तो 180 रुपीज़ लगेंगे. तो यहाँ पे क्या है, टाइम जो है वो बढ़ रहा है एंड सेम वे चार्जेस जो है वो भी बढ़ रही है. तो दोनों जो क्वांटिटीज है वो दोनों बढ़ रही है. सो दिस इज द केस ऑफ, yes you guessed it right, this is the case of direct proportion. so यहाँ पे direct proportion है, बट हमें यहाँ पे बताना है कि इन सब का डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो x अपॉन y का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. यहाँ पे फर्स्ट रेशियो क्या आएगा, जैसे अगर हम 60 अपॉन 4 लेते हैं तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 15 रुपीज 15. फिर अगर हम 100 अपॉन 8 ले रहे हैं तो 100 अपॉन 8 क्या लगेगा, 125 रुपीज. तो यहाँ पे रेशियोज क्या आ रहे, अलग आ रहे हैं. सो नो, दिस इज नॉट द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. डायरेक्ट प्रपोर्शन की दो कंडीशंस थी कि दोनों क्वांटिटीज बढ़नी चाहिए बट इन द सेम रेशियो. ओके, सो डायरेक्टली ये देख के मत कह देना कि दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, आई वाज टेस्टिंग यू कि दोनों क्वांटिटीज बढ़ रही है, दैट्स ओके, बट व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन, इन द सेम रेशियो. सो यहाँ पे रेशियो क्या है, अलग अलग है. सो नो, दिस इज नॉट द केस ऑफ डायरेक्ट, दिस इज नॉट डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, moving to the next question says a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base. In the following table find the part of base that need to be added. यहाँ क्या बोला, एक मिक्सचर बनाया है जिसमें 1 part of red pigment डाला है and 8 parts of base डाला है. So first parts of pigment 1 डाला तो parts of base 8 डाला. अब अगर part of pigment 4 डालेंगे तो parts of base कितना डालेंगे, 7. तो ये हमें सब निकालना है. फॉर सपोज पार्ट ऑफ पिगमेंट को हम x ले लेते हैं एंड पार्ट ऑफ बेस को हम y ले लेते हैं, तो क्या होगा, अगर 1 डाल रहे हैं तो 8 चाहिए, तो 4 यानी पार्ट्स ऑफ पिगमेंट ज्यादा डालेंगे तो ऑब्वियसली पार्ट्स ऑफ बेस भी ज्यादा जाएगा. सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. सो डायरेक्ट प्रपोर्शन में कौन सा रेशियो सेम होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. तो यहाँ पे x1 क्या है, 1 है, y1 is 8, x2 is 4. So y2 we need to find, that is y2. So y2 is equals to cross multiply y2 into y1 and 8 into 4. So we need 32 parts of base. Similarly x1 upon y1 is equals to x3 upon y3. x1 क्या है, 1 upon 8, x3 क्या है, 7 upon y3. So y3 is equals to 7 into 8. This is 56 part of base चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8, then we need 32, then we need 56. अब लास्ट 12 वाला भी देख लेते हैं. x1 upon y1 is equals to x4 upon y4. So y4 क्या हो जाएगा, 12 into 8. So that will be 96. And then there is a fifth case. I have not mentioned here by mistake. There is 20 here. So fourth case क्या हो जाएगा, x1 upon y1 is equals to x5 upon y5. So y5 कितना हो जाएगा,
20 multiply by 8, so that will be 160. So 12 का क्या आया 96 एंड 20 का आया 160. सो यहाँ पे जैसे जैसे पिगमेंट का पार्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे बेस का पार्ट भी बढ़ रहा है. सो ये हेंस दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट proportion. Understood? Moving to the next question. In the question 2 above, if the one part of red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with the 1800 ml of base? अब क्वेश्चन वही है बट पैरामीटर्स चेंज कर दिए हैं. तो यहाँ पे क्या पैरामीटर्स रखे हैं कि पहले तो रेड पिगमेंट का पार्ट हो गया, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, एंड सेकेंड इज कितना बेस चाहिए, तो मिलीलीटर ऑफ बेस. सो दिस इज फर्स्ट पैरामीटर x एंड दिस इज y. अब क्या बोला है कि वन पार्ट में कितना चाहिए 75 ml चाहिए. सो 1800 होगा तो कितना पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट वी नीड. सो ये हमें फाइंड करना है. ओके सो वही अब अगर वन पार्ट में 75 चाहिए तो ml बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली रेड पिगमेंट भी ज्यादा चाहिए होगा. सो यहाँ पे दोनों बढ़ रहे हैं. सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. x1 y1 x2 y2. x1 क्या है 1, y1 इज 75, x2 क्या है we need to find and y2 is 1800. now cross multiply. तो 1800 इज इक्वल्स टू x2 इंटू 75. यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में. तो 1800 अपॉन 75 इज इक्वल्स टू x2. तो x2 क्या हो जाएगा 24. सो वी नीड 25 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट टू मेक इट 1800 टू मिक्स विद द 1800 ml ऑफ बेस. यहाँ पे दोनों बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है एंड ये भी बढ़ रहा है. सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. देन fourth question says a machine in a soft factory fills 840 bottles in 6 hours. So how many bottles will it fill in 5 hours? कि एक फैक्ट्री है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रही है, फॉर सपोज कोक बना रही है. सो वो 6 आवर्स में कितनी बॉटल्स भर रही है 840 बॉटल्स भर रही है. तो 5 आवर्स में कितनी भरेगी. तो यहाँ पे कौन से दो पैरामीटर्स है नंबर ऑफ बॉटल्स. The very first step in solving this type of question is to make the table that will make your half calculation very easy. So number of bottles is the first parameter and time is the second parameter. So this is x and this is y. कितना बॉटल्स भर रही है 840 बॉटल्स कितने टाइम में 6 आवर में. तो 5 आवर्स में कितनी भरेगी. तो यहाँ पे क्या 6 घंटे में अब टाइम कम कर देंगे तो ऑब्वियसली कितनी बॉटल्स कम बॉटल ही भर पाएगी. ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है नंबर ऑफ बॉटल्स भी कम हो रही है एंड नंबर ऑफ टाइम भी कम जा रहा है. तो दोनों डिक्रीज हो रही है. नाउ लेट्स सी कि कितनी डिक्रीज हो रही है. x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. सो x1 क्या है 840, y1 क्या है 6, x2 क्या है वी नीड टू फाइंड, y2 is 5. Cross multiply 840 into 5 is equals to x2 multiply by 6. This is multiply यहाँ पे आएगा तो divide. तो 840 multiply by 5 divided by 6 is equals to x2. इसको इससे कट करेंगे तो it will be 140. So x2 क्या आएगा 700 bottles. तो 5 आवर्स में वो कितनी बॉटल भरेगी 700 बॉटल्स वो फैक्ट्री फिल कर पाएगी. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. There is a picture shown in your textbook. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं बैक्टीरिया को तो इट इज
एनलार्ज 50,000 टाइम्स एंड उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो जब फोटोग्राफ 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी? तो यहाँ पे कौन से दो पैरामीटर्स है? एनलार्ज्ड इमेज दैट इज फॉर्म्ड इन द माइक्रोस्कोप and the second is the length. Okay, so this is first x and this is y. तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? 50,000 टाइम्स एनलार्ज हुई तो उसकी लेंथ कितनी थी? 5 सेंटीमीटर थी। तो जब 20,000 टाइम एनलार्ज होगी तो उसकी साइज कितनी होगी? ऑब्वियसली इससे छोटी ही होगी। तो यहाँ पे ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। सो दिस इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 क्या है? 50,000, y1 इज 5, x2 20,000, y2 we need to find. So y2 is equals to 50,000. एक मिनट, just a minute. This is will go here. So 20,000 into 5 upon 50,000. So these zeros will be cancelled. This 5 will be cancelled. So answer is 2. So जब 2 सेंटीमीटर का होगा तब उसकी एनलार्ज इमेज 20,000 टाइम्स होगी। ओके। Seventh question says, suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 raised to 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar and 1.2 kg of sugar? क्या बोला है कि 2 kg शुगर हमने ली तो उसमें कितने क्रिस्टल्स थे? 9 into 10 raised to 6। तो शुगर जब 5 kg होगी और 1.2 होगी तो कितना होगा? तो इधर कौन से दो पैरामीटर्स है? क्रिस्टल्स एंड शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर, ये x ये y। तो कितने थे पैलेट क्रिस्टल्स? इतने थे, 2 kg थी। तो 5 kg में कितना होगा एंड 1.2 kg में कितना होगा? तो लेट्स फॉर सपोज x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 कितना है? 9 इंटू 10 रेज टू 6, y1 इज 2, x2 we need to find and this is 5. So x2 क्या हो जाएगा? x2 is equals to 5 into 9 into 10 raised to 6 upon 2. So क्या हो जाएगा? x2 is equals to 45 into 10 raised to 6 upon 2. So क्या हो जाएगा? x2 is equals to 22.5 into 10 raised to 6 दिए, इससे कैंसिल हो जाएगा। सो जब 5 kg ऑफ शुगर थी तो इसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे? दिस मैनी नंबर्स ऑफ क्रिस्टल्स विल बी देयर। सेकेंड कौन सा केस है? 1.2 वाला है। तो डायरेक्टली अगर मैं करूं तो x3 इज इक्वल्स टू, x3 की इक्वेशन क्या बनेगी? 1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू 6 अपॉन 2। अब 1.2 को मुझे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगी? पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे कितना जीरो आएगा? एक जीरो आएगा। ये 2 6 ओके। सो आंसर क्या आएगा? 6 9 54 इंटू 10 रेज टू 6 अपॉन 10। नीचे एक जीरो है तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? एक डिजिट के बाद में आएगा। तो इंटू 10 रेज टू 6 क्रिस्टल्स होंगे जब 1.2 kg ऑफ शुगर होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे बढ़ रहा है, जैसे पहले 1.2 में 5.4 थे, फिर 2 में 9 इंटू 10 रेज टू 6 थे एंड देन 5 में सबसे ज्यादा थे। तो जैसे जैसे शुगर बढ़ रही है वैसे वैसे क्रिस्टल्स भी बढ़ रहे हैं। The 8th question is, Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 80 किलोमीटर। मतलब उसके पास ऐसा मैप है कि अगर वो 18 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो उसमें काउंट होता है 1 सेंटीमीटर। तो शी ड्राइव्स ऑन द रोड, कितना ड्राइव करती है? 72 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो उसमें मैप में कितना दिखेगा? तो क्या है? पहले पैरामीटर क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप एंड कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया एक्चुअल में, डिस्टेंस ट्रैवल्ड।
तो ये x ये y कितना पहले 1 सेंटीमीटर दिखाता है जब उसने कितना किया होता है 18 किलोमीटर ट्रैवल किया होता है, तो कितना दिखाएगा जब उसने 72 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ऑब्वियसली ज़्यादा ही दिखाएगा। सो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 1 y1 18, x2 कितना पता नहीं, y2 वी नीड टू फाइंड, सॉरी x2 वी नीड टू फाइंड। So cross multiply 72 is equals to x2 into 18. So 72 divide by 18 is equals to x2. तो x2 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो जब उसने 72 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा तो मैप में कितना दिखाएगा 4 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है, ऐसा दिखाएगा। ओके, द 9th क्वेश्चन इज A 5 meter 10 centimeter high vertical pole cast a shadow of 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time the length of the shadow cast by another pole of 10 meter 50 centimeter high and the height of pole which cast shadow of 5 meter long. तो यहाँ क्या बोला है कि एक इतना लंबा पोल था 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का, तो उसकी शेडो इतनी थी। तो जब दूसरे पोल की इतनी होगी तो शैडो कितना होगा, एंड सेकंड केस बोला अगर शैडो इतना है तो लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट्स सेम नहीं है, सो वी नीड टू रेक्टिफाई, वी नीड टू मेक द यूनिट सेम। सबसे पहले तो क्या करना है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर की यूनिट हम चेंज करें, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इज इक्वल्स टू 500 प्लस 60, तो ये क्या हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। सेकेंड क्या है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 300 प्लस 20 कितना हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से दो फैक्टर है, लेंथ ऑफ द पोल और उसका शैडो। ओके, ये x ये y। तो पोल कितना था 560 था, तो उसका शैडो कितना हुआ था, उसका शैडो था 320 सेंटीमीटर। ओके, तो अब क्या बोला है फर्स्ट केस में कि पोल की इतनी है, यहाँ पे कितना होगा 1000 प्लस 50, तो इधर क्या होगा 1050 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी, तो 1050 होगा तो उसकी शैडो कितना होगा। एंड सेकेंड केस क्या बोला है कि अगर 5 मीटर शैडो है, मतलब 500 सेंटीमीटर शैडो है, तो लेंथ कितनी होगी, अलग अलग चीज़ें बतानी है। तो सबसे फर्स्ट केस x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। यहाँ पे x1 क्या है 560 है, y1 क्या है 320 है, x2 क्या है 1050 है, एंड y2 हमें यानी शैडो हमें बताना है। सो y2 कैसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई 1050 इंटू 320 अपॉन 560, 0 कट, यहाँ 0 ये कट, ये 8 7 जा, ये 8 4 जा, देन दिस विल बी 7 से डिवाइडेड करेंगे तो 150। सो y2 इज इक्वल्स टू 150 इंटू 4 क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में दिखाना हो तो 6 मीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 6 मीटर और 600 सेंटीमीटर। सेकेंड केस क्या है कि शैडो दी है हमको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x1 अपॉन x2 और सॉरी y1 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। x1 कितना है वही 560, 320, x3 वी नीड टू फाइंड, y3 इज 500। सो क्या हो जाएगा x3 इज इक्वल्स टू 560 इंटू 500 अपॉन 320। सो x3 कितना हो जाएगा 0 कट, this is 7 za, this is 4 za, then will multiply and divide, so it will be 875 centimeter और 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर।
सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ द पोल अगर शेडो 5 मीटर है या 500 सेंटीमीटर है. ओके तो यहाँ पे मेन चीज क्या थी कि हमें यूनिट को कंसिडर करना है, सेम यूनिट होनी चाहिए, देन ओनली वी विल गेट द करेक्ट आंसर. द लास्ट क्वेश्चन इज अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 kilometer in 25 minutes. So if the speed remains same, how far it can travel in 5 hours? अब क्या बोल रहे हैं कि स्पीड है सबसे पहली चीज और टाइम है. तो क्या बोला है, स्पीड पहले स्पीड 14 लोडेड, सॉरी स्पीड नहीं है, डिस्टेंस है. 14 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है कितने मिनट्स में, 25 मिनट्स में. तो कितना स्पीड अगर सेम रहती है तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 5 आवर्स में. तो यहाँ पे भी यूनिट सेम नहीं है, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे आवर्स है, तो हम मिनट को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 मिनट, या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 इंटू 5 आवर्स में कितने होंगे, तो दैट विल बी 300 मिनट्स. नाउ वी कैन कंपेयर x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. x1 क्या है 14, 25, x2 फाइंड करना है, y है 300. सो x2 कितना हो जाएगा 14 इंटू 300 अपॉन 25. सो क्या आएगा आंसर, x2 इज इक्वल्स टू 168 किलोमीटर. ओके सो जब 300 मिनट्स लगेंगे तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 168 किलोमीटर. ऑब्वियसली अगर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो वो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा. सो आई होप इट इज़ क्लियर about the direct proportion. So that's it for today. Thank you, and in the next lecture we will continue with the inverse proportion exercise. Till then keep practicing, and if any doubt you can always comment down below. Yeah, thank you.